अब चलते हैं पद्मा अवार्ड्स की तरफ, जो कि हमने कल बस टच करा था और इसको छोड़ दिया था। फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई थी, वहां से ये बताया था कि ये पॉस्थमसली भी दिया जाता है। अब आते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। सबसे पहले याद रखना, ये भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया में फर्स्ट नंबर के ऊपर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाएगा। तो ये आ गया भारत रत्न, ये फर्स्ट पे है। अगर मैं सारा ये पद्म अवार्ड्स को ओपन कर दूं तो यहाँ पे आएगा पद्म विभूषण, तो ये सेकंड पे आएगा, और इसके बाद आएगा पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्म श्री। ये 3 अवार्ड्स आ गए, ये थर्ड पे है। अब होगा क्या, ये 3, सॉरी मैंने क्या किया, सेकंड आ गया, ये थर्ड, ये फोर्थ पे आ जाएगा। अब पर जब पद्म अवार्ड्स की बात करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहां पे आ गया, फर्स्ट पे। तो कभी गलती मत कर देना, ये कई बार हो जाता है स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते, जैसे वो पार्लियामेंट का स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन डाल दिए थे, उल्टा करके लिख दिया ना, कंफ्यूजन हुआ थोड़ी देर के लिए, बच्चे को सोचना पड़ा उसमें। तो वैसे तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, पर उसके बाद पद्म विभूषण आएगा। पर अगर पद्म अवार्ड्स की बात करें तो पद्म विभूषण नंबर 1 पे आ जाएगा। एंड ये वाले जो मेडल्स होते हैं, देखा है ना आपने, जब प्राइज देते हैं वहां पे, तो ये मेडल दिए जाते हैं, ये वाले मेडल रहते हैं। अब इसके बाद ये जो पद्म अवार्ड्स हैं, ये अभी कन्फर करे गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट हाउस में ये सेरेमनी चलती है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में सारे अवार्ड दे दिए जाते हैं, बीच बीच में सेरेमनी कंडक्ट करी जाती है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है, उस हिसाब से ये सेरेमनी चलती है। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अवार्डीज भी रहे। अवार्डीज को नहीं आज देखेंगे, आज हम सिर्फ अवार्ड को समझेंगे कि इस अवार्ड के अंदर होता क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई कि ये किसी को अगर पद्मश्री मिला, क्या वो अपने नाम के साथ पद्मश्री लगा सकता है, नहीं लगा सकता। कुछ एक्सेप्शन भी है आर्टिकल नंबर 18 के अंदर, तो ये पद्म अवार्ड को क्यों नहीं लगा सकते, उसके ऊपर भी जजमेंट आई। तो ये सारी चीजें आपको आज पढ़नी है इसमें। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये जो पद्म अवार्ड्स हैं, इन्हें 1954 में इंस्टीट्यूट करा गया, और अगले ही साल यानी कि 1955 में इनकी रिस्ट्रक्चरिंग करी गई, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। अब नीचे को जैसे जैसे आओगे ना, यूनिकनेस थोड़ी सी घटती जाएगी। जैसे पहली कैटेगरी जब आप पढ़ रहे हो पद्म विभूषण, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करी होगी वो हाई ऑर्डर की रहेगी, पर हाई ऑर्डर के साथ वो एक्सेप्शनल होगी, डिस्टिंग्विश होगी, काफी यूनिक होगी। जैसे धर्मेंद्र जी का आपने देखा, उनको पद्म विभूषण वाली कैटेगरी में ऐड करा, तो उन्होंने सिनेमा के अंदर कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करा, पर उनको पॉस्थमस कैटेगरी में मिला। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि ये जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ये पॉस्थमसली दिए जाते हैं। जैसे नोबेल प्राइज पूछ लूं मैं आपसे, वो नहीं दिए जाते, उसमें आप जिंदा हो तभी दिए जाएंगे, आपका कंट्रीब्यूशन तभी हाईलाइट करा जाएगा। पर इन केस ऑफ पद्म अवार्ड्स, वहां पे वो मरणोपरांत दिया जा सकता है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये आफ्टर भारत रत्न। फिर आती है सेकंड कैटेगरी पद्म भूषण। अब देखो ऊपर क्या लिखा था, एक्सेप्शनल, यहाँ पे एक्सेप्शनल जा चुका है। अब डिस्टिंग्विश सर्विस अभी भी है, हाई ऑर्डर की ही है, पर उतनी यूनिक नहीं बची जितनी कहां पे थी, पद्म विभूषण की कैटेगरी में। इसके बाद नीचे आओ गया पद्मश्री। पद्मश्री में क्या देख रहे हो, डिस्टिंग्विश सर्विस अभी भी है, पर ऊपर क्या था, हाई ऑर्डर, यहाँ पे बोल दिया एनी फील्ड। तो इसी वजह से जो पद्मश्री के अंदर कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे हरमनप्रीत कौर, तो उनको भी ये पद्मश्री से ही नवाजा गया। माधवन राव हैं, एक्टर आगे, तो उनको भी पद्मश्री की ही कैटेगरी में दिया गया। तो आप क्या देख रहे हो कि नीचे की तरफ जैसे आओगे यूनिकनेस थोड़ी घटेगी, कोई भी फील्ड का हो सकता है, मतलब उतना ऑर्डर नहीं बचेगा, उतनी डिस्टिंग्विश सर्विस नहीं बचेगी उस हाई ऑर्डर की। नीचे नीचे जैसे आओगे कोई भी फील्ड की तरफ आप पहुंचोगे, ऊपर थोड़ी स्पेसिफिक होती है। नाउ आर्टिकल नंबर 18, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आप पढ़ते हो, पार्ट नंबर 3 ऑफ पॉलिटी, वो बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी अपने नाम के साथ टाइटल नहीं लगाएगा। जैसे पहले राजा महाराजा ये कीवर्ड्स यूज करे जाते थे, नाम से पहले लगा लिए। प्रीफिक्स और सुफिक्स जो आप पढ़ते हो कि नाम के पहले कुछ लगा लिया, नाम के बाद कुछ लगा दिया, जिसकी जरूरत नहीं है उतनी। तो अब 1947 से पहले की अगर आप स्टोरी देखते हो, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने नाम के साथ महाराजा लगा रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सुप्रीम है, बाकी जो भी इसके रीजन के अंदर रहते हैं लोग, जो भी उसका किंगडम है, सुप्रीम कौन है, वो महाराजा। तो यहाँ पे बोला 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, यहाँ पे कोई सुप्रीम नहीं होगा, गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, पर ऐसे कोई टाइटल यहाँ पे नहीं लगाए जाएंगे। तो ये टाइटल का अबॉलिशन कर दिया गया आर्टिकल नंबर 18 में। पर इसमें एक्सेप्शन रखी कि अगर कोई मिलिट्री में है तो उनके टाइटल से अगर उनका प्रोफेशन इंडिकेट हो रहा है तो वो लगाया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, उनका भी लगाया जा सकता है। वैसे आप देखते हो मिलिट्री के अंदर मेजर जनरल ये लगाए होते हैं ना नाम के आगे, तो इनको अलाउ कर दिया, ये एक्सेप्शन में रखा। और सर्विस भी एक्सट्रीम लेवल की है, तो इसी वजह से इनको अलाउ करा। सेम फॉर द एकेमेडिशियंस, कोई किसी ने अपना पीएचडी हासिल कर लिया तो उनको बोल दिया आप डॉक्टर लगा सकते हो। कोई प्रोफेसर है वो PROF डॉट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे भी बोल दिया। सेम फॉर द एडवोकेट्स, ADV लिखते हैं ना वो, पर ADV के बाद कईयों ने SRADV भी लगाना शुरू करा, सीनियर एडवोकेट। इसको लेके केस आ गया,
पिटीशंस डलनी शुरू होगी कि सीनियर लगाना क्यों जरूरी था, पर बाद में यही आया रूलिंग में कि लगा सकते हैं। ये हाईलाइट कर रहा है कि इन्होंने ठीक ठाक एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। हाँ, तो ये चीज आर्टिकल नंबर 18 के अंदर नहीं आती है। पर यहाँ पे आपने क्या देखा, आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है कि आपको टाइटल अबॉलिश करना है। आप टाइटल नहीं लगाओगे कि कोई पद्म अवार्डी है वो अपने नाम के साथ इस अवार्ड का जो ना तो प्रीफिक्स ना तो सुफिक्स कुछ भी नहीं लगा सकता, ना तो नाम से पहले कि घर बनाया, घर की नंबर प्लेट बनाई, उसके ऊपर नाम लिखा और ऊपर लिख दिया पद्मश्री अवार्डी, ऐसे नहीं लगा सकते, इसमें अलाउड नहीं है। यही तो फिर तो वो टाइटल ही हो गया ना एक तरह से कि आपने लिख दिया कि मेरे को अवार्ड मिल रखा है, तो ये नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं आएगा, उसके लिए आपको ये केसेस भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स आई थी विद रिस्पेक्ट टू पद्म अवार्ड्स। नंबर 1 पे आती है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1996 में आया था केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड करा कि जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ये हेरिडिटरी नहीं है। जैसे एक फैमिली, वैसे तो सरनेम भी हेरिडिटरी नहीं था, पर वो ऋग्वेदा के बाद लेटर वैदिक पीरियड में खराब हो चुका था। उन्होंने पॉल्यूशन कर दिया ना, रिचुअल पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद ये हेरिडिटरी चल पड़ा। अब बोला पद्म अवार्ड किसी की सर्विस के लिए दिया जा रहा है, तो इसको आप अपने नाम के साथ नहीं लिखोगे, ठीक है। ये हेरिडिटरी आपको नहीं मिला है, आपको जनरेशन टू जनरेशन नहीं मिला है। कोई पद्मश्री अवार्डी है, उनके जरूरी थोड़ी है बच्चे को भी सेम ही आप पद्मश्री अवार्डी लगा दोगे आगे चल के, तो ये आपकी सर्विस के लिए दिया गया है। एंड नंबर 2, ये स्टेट रिकॉग्निशन होती है मेरिट की। गवर्नमेंट ने आपके काम के लिए आपको रिकॉग्निशन यहाँ पे दी है। एंड ये जो अवार्ड नेम होंगे, ना तो इनको प्रीफिक्स ना तो सुफिक्स, दोनों ही फॉर्म में आप नहीं लगा सकते। ना तो नाम के पहले लगा सकते हो, ना तो नाम के बाद लगा सकते हो। ब्रैकेट वाला, अब देखो इन्हीं वजह से ये रूलिंग्स आती हैं, ये जो केसेस आते हैं इन्हीं वजह से आती है। इन्होंने बोला कि ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्यों लिखना है जब मना करिए, यही वजह होती है। इतनी सारी रूलिंग्स आती हैं केसेस में, ऐसे खुरापात दिमाग के होते हैं कि ये भी पूछ ही लेते हैं ब्रैकेट में लिखना है कि नहीं लिखना है। नहीं लिखना है यहाँ पे, प्रीफिक्स ना तो सुफिक्स आपको मेंशन ही नहीं करना है। देन आते हैं इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017। तो यहाँ पे एक कोर्ट ने रूलिंग करी कि जो सीनियर एडवोकेट है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि वो प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहा है। आर्टिकल नंबर 18 के अंदर इसे प्रोहिबिट नहीं करा गया है। तो जैसे आपने आर्टिकल 18 में देखा ना एबॉलिशन ऑफ टाइटल, तो इसमें बोला ये प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहा है, उनकी एक्सपर्टीज को दिखा रहा है। तो ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर जो प्रोहिबिटेड टाइटल्स हैं यूज नहीं करने आप में, उसमें नहीं आता है। इसके बाद पीपल्स पद्मा ये बन जाता है, क्यों? क्योंकि सारे ही जो इंडिया के सिटीजन हैं, कुछ फॉरनर्स हैं, वो सारे इसमें एलिजिबल रहते हैं। इवन इसमें एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी इंक्लूडेड है। अब पॉलिसी शिफ्ट हुआ सिंस 2014, अनसंग हीरोज की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे वायलिनिस्ट उतने ज्यादा पहले पॉपुलर नहीं थे, पर सोशल मीडिया ने पॉपुलर किया। कहीं कौन सा होता है वो, फ्लूइड होता है, पहले फ्लूइड्स की कैटेगरी में कौन ही सोचता था इतना, पर अब रिकॉग्निशन दी जा रही है कि जिनको पहले हमने कंट्रीब्यूशन उनकी देखी नहीं थी, अब उनको भी इंक्लूड करा जाए। तो देन इन एलिजिबल पर्सन कौन होते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा? तो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं वो एलिजिबल इसमें नहीं होंगे, क्योंकि बोला क्या, सिविल सर्वेंट। आप काम ही किसके लिए कर रहे हो? सिविल को कहीं ना कहीं सर्व करने के लिए, मतलब जो सोसाइटी है उनको सर्व करने के लिए। तो आप यहाँ पे अवार्ड की डिमांड नहीं कर सकते। पर इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर हो, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर साइंटिस्ट हो, आपकी कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी, क्योंकि ये सर्वोत्तम ही आ गई ना। ये भी एक तरह से डॉक्टर ने किसी की जान बचाई, कंट्रीब्यूशन है वो। एंड दूसरी तरफ आप देखोगे साइंटिस्ट, कोई नई डिस्कवरी यहाँ पे कर दी थी, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन रहा। अब फेरोसीन को लेके अब पढ़ेंगे एक आर्टिकल, कल देखते हैं उसको, आज ये हो नहीं पाएगा। तो उसमें भी आप देख रहे हो कि कंट्रीब्यूशन है उनका, ठीक है। अवार्ड ही नहीं है वो, पर मैंने एग्जांपल दिया आपको कि साइंटिस्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रह के एक बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई गवर्नमेंट के केस में भी, सिविल सर्वेंट जितने भी होंगे वो तो इसमें आते नहीं, पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट होगा वो इसमें आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, पद्म अवार्ड कमेटी बिठाई जाती है, और इसे कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं? तो हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और चेयरपर्सन कौन रहते हैं? तो कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं। अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं ये भी आपके आईएएस वगैरह के रैंक के ही ऊपर होते हैं। इसके बाद मेंबर कौन कौन इंक्लूडेड हैं? तो होम सेक्रेटरी आ गया, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट आ गए, 4 to 6 एमिनेंट पर्सन आएंगे। ये सारे होते हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे और बताएंगे कि किस किस को इस बार अवार्ड देना है। इसके बाद क्राइटेरिया में जो सिलेक्शन होती है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के हिसाब से चलती है कि क्या क्या चीजें वो अचीव कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कैसी रही, एक्सीलेंस प्लस। पब्लिक सर्विस यहाँ पे गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स की बात नहीं हुई, आपने कोई ऐसा कारनामा कर दिखाया, आप अभी हो नहीं रैंक के ऊपर और आपने काम कर दिया, पर जब रैंक पे आ जाओगे तो वो काम नोटिस नहीं करा जाएगा, फिर उस केस में ये नहीं आता है। देन आता है फाइनल अप्रूवल कौन देगा? तो जो रिकमेंडेशन होगी वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके बाद अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे के दिन ही करी जाती है। उसके बाद ये जो सेरेमनी है मार्च अप्रैल मई इसके आसपास आ जाती है, जैसे अभी तो मई एंडिंग आ गया पूरा, तो इसमें भी ये सेरेमनी कंडक्ट करी गई। एंड जो रेसिपिएंट है उनको 3 चीजें दी जाती हैं। नंबर 1 सनद,
ये सर्टिफिकेट होता है। नंबर 2 मेडल, वो जो शुरू में आपने देखे, एंड नंबर 3 रेप्लिका होता है, जो भी उनके साथ जुड़ा है उनके काम के साथ वैसी चीजें दे दी जाती है। रेगुलेशन एंड लिमिट अगर देखें, मैक्सिमम में अवार्ड वैसे तो 120 ही दिए जाते हैं, पर ये नंबर इंक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन 120 के अंदर वो इंक्लूड नहीं करे जो पर्टिकुलर और कैटेगरीज भी थी, जैसे पॉस्थमस, जैसे एनआरआई, जैसे फॉरनर्स, जैसे ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या नॉन रेजिडेंट इंडिया, साथ में जो एनआरआई मैंने बोला, तो ये वाली कैटेगरीज को भी अगर इंक्लूड कर दें तो कई बार 130, 140 ये अवार्ड का नंबर इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद ये जो लिखा ना एक्सक्लूड नंबर ऑफ पॉस्थमस, मतलब 120 के बाद नंबर इंक्रीज कर सकता है। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है अंटिल और अनलेस कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और मिनिमम 5 years फ्रॉम प्रीवियस अवार्ड। अच्छा, जो अवार्ड है उन्हीं को दिया जाएगा ये पद्म अवार्ड। लगभग 5 साल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो देखेंगे, जैसे हरमनप्रीत कौर हैं, यंग हैं, तो उनको भी अगर ये अवार्ड दिया तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट तो नहीं है, पर 5 साल का अगर पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो वो फिर डिजर्विंग हो जाती है फॉर द पद्म श्री। पॉस्थमस अवार्ड अगर देखें, नहीं ये जो 5 साल है ये कंट्रीब्यूशन का है, वो जो कैंडिडेट है उसने कंट्रीब्यूट क्या किया। तो जरूरी नहीं होता कि आपको श्री से ही शुरू करनी पड़ती हैं चीजें, कईयों को डायरेक्टली विभूषण भी मिल जाता है। हाँ, मतलब फिर गैप आ गया ना, वो एक साथ नहीं मिलेगा, वो चीज तो आएगी, वहां पे तो गैप रहेगा ही रहेगा। पॉस्थमस अवार्ड वैसे तो दिया नहीं जाता, पर अगर किसी की कॉन्ट्रीब्यूशन रही हो, वो जो आपने डिस्टिंग्विश और एक्सेप्शनल वाली कैटेगरी देखी हाई ऑर्डर की, तो उसके इसमें दिया जाता है पॉस्थमस अवार्ड भी। देन आते हैं हिस्टोरिकल सस्पेंशन के ऊपर। सनद सर्टिफिकेट होता है, सिग्नेचर वगैरह वहां पे प्रेसिडेंट ने करके दिए होते हैं वैसे, सनद। इसके बाद हिस्टोरिकल सस्पेंशन, कब कब इसको रोका गया, तो एक तो 1978 to 79, उस टाइम पे पॉलिटिकल टर्मोइल चले थे, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, तो इस वजह से उस टाइम पे कोई पद्म अवार्ड्स नहीं हुए। देन 1993 to 1997 यहाँ पे भी अवार्ड रोक दिए गए थे। क्यों? तो इसमें एक केस आता है, बालाजी राघवन केस। इस केस ने क्वेश्चन करा कि ये जो भारत रत्न है, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और सेकेंड पद्मा अवार्ड्स, क्या ये आर्टिकल नंबर 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रोहिबिटेड टाइटल्स हैं उसको ये वायलेट करते हैं। तो रूलिंग क्या निकल के आई कि जो पद्म अवार्ड्स हैं ये वैसे भी प्रीफिक्स और सुफिक्स की फॉर्म में यूज करे नहीं जा रहे, और ये नेशनल ऑनर्स हैं। आपने जो सर्विस प्रोवाइड करी तभी तो जनता आपकी एनकरेज करेगी कि हमें भी काम करना है, हम भी इस तरफ जाएंगे, वो एनकरेजमेंट भी तो लेके आनी है। तो ये नेशनल ऑनर्स हैं और इन्हें नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल टाइटल्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन अवार्ड्स का कुछ है ही नहीं लेना देना, ये नेशनल ऑनर्स हैं जो कि दिए गए उनकी एक्ट्स के लिए।